प्यारे बच्चों, क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 रेसों से वस्त्र तक। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है और इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया था। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, पौधों एवं जंतुओं से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ऊन प्रदान करने वाले कौन कौन से जंतु हैं, ऊन कैसे तैयार किया जाता है, रेशम जो है वो कैसे प्राप्त होता है ना, और रेशम कीट का जो जीवन चक्र है वो कैसे वो अपना रेशा निकालता है। और दैनिक जीवन में जो है वो जंतु रेशे हैं, उनकी क्या उपयोगिता है और क्या महत्व है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने इन बातों को पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया बच्चों, और इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया था। अभ्यास प्रश्नों में बच्चों हम लोगों ने ये सारे प्रश्न हल कर लिए हैं और 5वें प्रश्न तक के प्रश्न हम हल कर चुके हैं। और इस वीडियो क्लासेस में हमें स्टार्ट करना है प्रश्न नंबर 6 से। तो 6वां प्रश्न है बच्चों, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर बच्चों आप इस तरीके से फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। ये है इसका उत्तर। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से अलग अलग प्रकार के रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं। सबसे प्रचलित रेशम शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ओक, अरंडी आदि पेड़ों की पत्तियों पर पाए जाने वाले विभिन्न रेशम कीटों से टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम, ये सब जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रेशम के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर आप जो है इसका उत्तर इस तरीके से फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। समझ में आ गया ना। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से अलग अलग प्रकार के रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं। सबसे प्रचलित रेशम शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त ओक, अरंडी आदि पेड़ों की पत्तियों पर पाए जाने वाले विभिन्न रेशम कीटों से टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, ऊन तथा रेशम के दो दो उपयोग लिखिए। तो ऊन की उपयोगिता और रेशम की उपयोगिता बच्चों ये हम लोगों ने चैप्टर पढ़ते समय पढ़ी थी। यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों तो ये है ऊन की उपयोगिता भी हम लोगों ने पढ़ी थी बच्चों, और रेशम की उपयोगिता भी पढ़ी थी। तो यहाँ पर ऊन की उपयोगिता जो है उसमें आप लिख सकते हैं कि स्वेटर, शाल, कंबल, लोई, टोपी, जैकेट है ना आदि को बनाने में किया जाता है। और रेशम के लिए आप लिख सकते हैं रेशम से क्या क्या बने हैं। तो रेशम से रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार शेरवानी ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो रेशम से बनी है। साथ ही इसके अलावा पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टाँके, ये सब जो हैं वो रेशम से ही बनते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों आपको कोई भी दो उपयोग लिखने हैं, दो उपयोग लिखने हैं, तो आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर बच्चों हेडिंग डाल के आप उनके उपयोग लिखिएगा दो। तो पहला उपयोग है स्वेटर, शाल, कंबल, लोई, टोपी, जैकेट आदि पहनने के वस्त्र जो है वो बनाने में उनका उपयोग होता है। ठीक है, दूसरा उपयोग जो है आप लिख दीजिएगा गलीचे, कालीन, पाँवदान तथा अन्य घरेलू सामग्रियों को भी बनाया जाता है। तो उनके उपयोग में आप तो ये पॉइंट लिख दीजिएगा, जिसमें एक ओढ़ने वाले वस्त्र या पहनने वाले वस्त्र हो गए, दूसरा क्या है वो घरेलू सामग्रियाँ हो गई, गलीचा, कालीन, पाँवदान वगैरह है ना, ये भी उनके बनते हैं। फिर इसके बाद है रेशम के उपयोग दो लिखने हैं आपको। तो रेशम के उपयोग लिखिएगा आप, रेशम का उपयोग करके रेशमी बनारसी साड़ियाँ, ठीक है, घाघरा चोली, चूड़ीदार शेरवानी आदि बनाए जाते हैं। और साथ ही बच्चों ये दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टाँके ना आदि को भी रेशम का उपयोग करके बनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर बच्चों आप लोग ये लिख लीजिएगा, दोनों के दो दो उपयोग जो हैं वो आप लिख लीजिएगा, उनका उपयोग और रेशम का उपयोग। ठीक है, तो इसका उत्तर ये आपका हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है बच्चों 8वां प्रश्न, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। तो यहाँ पर भेड़ के जो रेशे हैं उनसे ऊन कैसे बनता है, इसके चरणों को आपको बताना है। तो बच्चों जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर देखिए पहला जो चरण था आपका भेड़ों के बालों की कटाई। तो यहाँ पर जो है भेड़ों के बालों को काट लिया जाता है, जो कि मशीनों के द्वारा किया जाता है और गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि जो है उन्हें कोई परेशानी ना हो सके। फिर इसके बाद दूसरा चरण क्या था, अभिमार्जन था बच्चों। इसमें क्या होता है, जो कटाई के बाद रेशे हैं उनको पानी की टंकियों में डाल दिया जाता है, धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल, मिट्टी, गर्द ये सब निकल जाती है और यही प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। आजकल तो ये मशीनों के द्वारा भी बच्चों किया जाता है। तीसरा चरण था छटाई करना। तो इसमें क्या होता था, रेशों की छटाई होती थी। रोएदार रेशे जो थे उनको लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता था ना। उसके बाद फिर ये काम जो है हाथ से भी होता था, मशीनों से भी होता था। चौथा चरण था कताई। तो कताई में क्या होता था, जो अभिमार्जन से जो प्राप्त रेशे हैं बच्चों उनको सुखा करके उसके बाद छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को उनके धागे के रूप में उनकी कताई की जाती थी। तो ये प्रक्रिया कताई कहला गई। पांचवा चरण था रंगाई। तो भेड़ और बकरियों से जो प्राप्त रेशे होते थे जनरली क्या होते थे, काले, भूरे, सफ़ेद रंग के होते थे। तो उनमें अलग अलग अब रंग चाहिए भाई, एक ही अपने रंग बिरंगे में स्वेटर देखे ना, तो उसके लिए क्या होता था कि रेशे जो होते थे उनको जो है विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती थी, तो जिससे जो है वो रंग बिरंगे रंग ऊन प्राप्त होते थे बच्चों। छठवां चरण था ऊनी धागा बनाना। तो यहाँ पर जो है जो प्राप्त होते थे रंगाई के पश्चात रेशे उनको सुखा लिया जाता था, लपेट करके उनका धागा बनाया जाता था और लंबे रेशों को काट करके स्वेटर की बुनाई वाले ऊन में और अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों को काट करके ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके चरण हैं बच्चों, यही आपको लिखना है। आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे फेयर कॉपी में। इसका उत्तर बच्चों इस तरीके से आप लिखिएगा फेयर कॉपी में कि भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण निम्नवत हैं। तो चरण 1, भेड़ के बालों की कटाई। तो जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की वृद्धि हो जाती है तो गर्मी के मौसम में उनके बालों को शरीर से मशीन द्वारा उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया रेशों की कटाई कहलाती है। कटाई, ठीक है। कटाई के बाद फिर क्या होता है बच्चों, दूसरा चरण है अभिमार्जन। तो अभिमार्जन में क्या होता है, ये दूसरा चरण है आपका। रेशों को पानी की टंकी में डाल दिया जाता है, अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द वगैरह निकल जाए। यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। तीसरा चरण आप लिखिएगा बच्चों, तो तीसरा पॉइंट है वो है आपका छटाई, ठीक है। ये छटाई आपको लिखनी है, तीसरा चरण है इसका। अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पर जो है वो अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, छटाई कहलाता है। चौथा चरण है कताई। तो इसमें क्या होता है बच्चों, अभिमार्जन से जो प्राप्त रेशे हैं उनको सुखा लिया जाता है, फिर छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कताई। पांचवा चरण है रंगाई, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या करते हैं, रेशों को जो है काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के रेशे ही हमें मिलते हैं, तो उसको जो है रंग के होते, इनको जो है वो रंगा जाता है। तो यहाँ पर बीच में आगे और लिखिएगा बच्चों यहाँ पर कि रंगाई की जाती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसमें एक लाइन और जोड़ लीजिएगा कि सफ़ेद रंग के होते हैं। तो विभिन्न रंगों के कलरफुल ऊन या रंगीन ऊन को प्राप्त करने के लिए जो है इन रेशों को रंगा जाता है विभिन्न रंगों से। छठवां चरण है बच्चों आपका, वो है ऊनी धागा बनाना। तो कैसे बनाया जाता है, तो रंगाई के पश्चात इन रेशों को सुखा करके सीधा किया जाता है और फिर लपेट करके उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काट करके स्वेटरों की बुनाई वाले ऊन में और अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों को काट करके ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसके 6 चरण हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको ये लिखने हैं 6 चरण। अगला बच्चों प्रश्न है कि रेशम कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो रेशम कीट का जो है जीवन चक्र बच्चों वो हम लोगों ने पढ़ा है। तो जब रेशम कीट का जीवन चक्र हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर इसके कुछ चित्र बने हुए हैं और कैसे कैसे जो है इसका जीवन चक्र चलता है, कैसा होता है, ये हम लोग
पढ़ चुके हैं, जब चैप्टर अच्छे से पढ़ रहे थे। तो यहीं से आपको प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। और यहाँ पर देखिए ये जो चित्र बना हुआ है ये वाला, ठीक है, ये आप अपनी फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। तो रेशम कीट का जीवन चक्र हो जाएगा। अंडे होते हैं, वयस्क रेशम कीट है, पत्तियों पर अंडे देती है, फिर वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कोया या कोकून बनता है, फिर उसमें से फिर रेशम अलग हो जाता है और जो कीट जो है वो फिर से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चित्र बना लीजिएगा बच्चों, ठीक है। साथ ही ये भी चित्र बना सकते हैं यहाँ पे जो इसके चरण हैं, रेशम कीट के जीवन चक्र के विभिन्न चरण, इनका भी चित्र आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नर है, मादा, 2 कीट दिए हुए हैं, ठीक। तो इसके बाद फिर क्या है, शहतूत की पत्ती पर अंडे देते हैं, पत्ती के पीछे फिर रेशम कीट बनता है, फिर कोकून बनता है, फिर कोकून का विकास होता है और वो जो है वो फाड़ते हुए बाहर निकलता है और जो है रेशम जो है निकल जाता है उसमें से। तो इस प्रकार से उसका जीवन चक्र चलता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों फेयर कॉपी में आप इस तरीके से उत्तर आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। लिख लीजिएगा कि रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक आदि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है जो शहतूत की निचली सतह पर चिपके होते हैं। इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं जिन्हें कैटरपिलर, इल्ली या लार्वा कहा जाता है। ये पेड़ की पत्तियों को खा करके 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करते हैं और वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे क्या कहा जाता है, रेशम ग्रंथि कहते हैं। इससे अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता है। लार्वा जो है अंग्रेजी के अक्षर 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर इस लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है जो हवा में इसके संपर्क में आने पर सूख करके रेशम के रेशों में बदल जाते हैं। इस बीच लार्वा जो है वो प्यूपा में रूपांतरित हो जाते हैं और रेशम के रेशों से लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा जो है एक सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं जिन्हें कोकून कहते हैं। कोकून के भीतर ही प्यूपा जो है वो विकसित होकर के वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है और अंत में कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आता है व अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ करता है, ठीक है। तो ये जो है उत्तर आपने देख लिया और इसको फेयर कॉपी में इसी तरीके से लिखना है और आपको पता भी चल गया होगा कि कैसे रेशम कीट से जो है रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये पूरे 9 प्रश्न जो थे, पूरे 9 प्रश्न बच्चों आपके कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के। ये चैप्टर आज यहीं पर समाप्त हुआ। फेयर कॉपी में इसके प्रश्न उत्तरों को आप अच्छे से लिख लीजिएगा इस तरीके से बताया गया है। और आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।